नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा संवाद के कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य लाभार्थियों को बड़ी सौगात दिया। वहीं उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की राहत राशि ऑनलाइन जारी की। बता दें, मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर आपको बता दें लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में फसल मुआवजे के रूप में 370 करोड़ रुपए जारी किए। वहीं दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 9,76,000 महिला लाभार्थियों को 7वीं किश्त के रूप में 205 करोड़ रुपए भेजे गए। साथियों, जैसा अभी बताया भी है कि हर महीने अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो प्रदेश में हर बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज सबसे पहले हमने लाडू लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहनों को जो ये लाभ पहुंच रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है। इस योजना के तहत आज 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में आज 205 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ है। इसे मिलाकर के अब तक 7 किस्तें वो जारी की जा चुकी हैं। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किया जा चुका है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और हमारे संकल्प पत्र का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, क्योंकि सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं, घोषणा करके जब सत्ता में आ जाते थे तो ये कहते थे भी 5 साल का हमारे पास मैंडेट है, आराम से इसको लागू करेंगे। लंबा समय लग जाता था और स्थिति ऐसी बन जाती थी कि लोग भूल जाते थे, क्योंकि 5 साल में धीरे धीरे करके लास्ट तक भूल जाते थे और फिर जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। दोबारा फिर नई घोषणा लेकर के आते थे, फिर वो घोषणा करते थे, लोग वोट दे देते थे। इसके उदाहरण हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, बहनों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की बातें अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा की गई, मंचों पे भी कही गई। 6 महीने रह गए इलेक्शन के, 7 महीने। ये तो हमने यहाँ जब बजट जारी करा तब थोड़ा सा उनको लगा भी कहीं न कहीं विधानसभा बुलाई जाए, परंतु 1 पैसा नहीं दिया किसी बहन को, खाली राजनीति करी। परंतु हमारी सरकार ने 1,415 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम आज 7वीं किस्त के माध्यम से किया है। जैसा आप सबको मालूम भी है कि इस योजना का शुभारंभ हमने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी ऐप बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका ये शुरू किया था। मैंने ये वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आगामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,80,000 रुपये अभी बजट में करने का निर्णय किया है। और इसके साथ साथ हमने बजट का दायरा भी बढ़ाया। पहले बजट 5,000 करोड़ रुपए का था, अब 6,500 करोड़ रुपए का है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि
इसके माध्यम से लाडो लक्ष्मी योजना के इसका लाभ हमने उन परिवारों की बहनों को भी दिया है जिन्होंने अपने बच्चों को निपुण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया, या उन्होंने किसी गंभीर बीमारी से उनको आगे बढ़ाया है, या उनके बच्चों ने हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड भिवानी, जो उस बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं बच्चे, 80% मार्क्स उन्होंने लिए हैं, उन माताओं को भी इसमें हमने जोड़ा है। इसका बड़ा लाभ प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। और मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार की भांति भांति की भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं, क्योंकि काम नहीं है, काम हो तो फिर दिक्कत होती नहीं होती, परंतु आप फ्री बैठे हैं, देखते रहते हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि विपक्ष कई बातों में वो गुमराह करता है, झूठ बोलता है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की अन्य सुविधाएं मैंने अभी विधानसभा के अंदर भी कही थी, जो विशेष सत्र बुलाया था, कि उसमें हैप्पी कार्ड जिसको मिला हुआ है या जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, इसके कारण से नहीं कटेंगे। मेरा आग्रह है बहनों से कि इसमें और ज़्यादा आप अप्लाई करें। इसके लिए हम एक विशेष योजना कि इसको जागरूकता के द्वारा हमने कहा है कि जो हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के अंदर भी इसको हम चर्चा करके उन बहनों तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे जो बहनें छूटी हुई हैं, किसी कारण से उनका अप्लाई नहीं हुआ है, और वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सके और उनको इस योजना के साथ जुड़ने के कारण ये लाभ नहीं कटेंगे। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष लगातार गुमराह करता रहता है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 18 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आज हमने 1146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि सीधे 35,62,000 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं के खातों में आज डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। अभी यहाँ से बटन डला है, उन तक वो राशि पहुंची है। मैं सभी सम्मानित बुजुर्गों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के कारण उनको समय पर ये राशि मिले, और समय पर जब राशि मिलती है तो उनके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके माध्यम से वो कर लेते हैं। और इनमें जो आज राशि जारी की है, इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल है। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मॉडल को अपनाया है। इससे इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, क्योंकि हमने पहले भी ये कहा था, बिना आवेदन किए ही घर बैठे वो इन योजनाओं का, इस योजना के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकते हैं, उनको लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये भुगतान किया जा रहा है ताकि उनके खाते में पैसा चला जाए सीधा, और इसी से ही पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों को जब सीधा पैसा नहीं तो बहुत सारा पैसा बीच में लीक हो जाता था, उनको नहीं मिलता था, बुजुर्गों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। परंतु मैं सभी बुजुर्गों को बधाई भी देता हूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद है और उनको समय पर ये राशि मिले, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर ज़रूरतमंद और तथा समयबद्ध तरीके से उनके पास पहुंच रही है। और तीसरा एक आज महत्वपूर्ण जो काम किया है, मैं इसके लिए विभाग को भी बधाई देता हूं, क्योंकि हम काफ़ी समय से इसके ऊपर प्रयास कर रहे थे और हम सक्सेस हुए हैं। हमने आज इसको जो अनुसूचित जातियों, BC और
एससी समाज के बच्चों की जो छात्रवृत्तियाँ थी उसको केंद्र के पोर्टल के साथ जोड़ा है। और मुझे खुशी है कि 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि वो जारी की गई है, वो उनके खाते में चली गई है, क्योंकि केंद्र के साथ ये पोर्टल में जोड़ दिया गया है। अब इसका लाभ मेरे ऐसे वर्ग के छात्रों को, नहीं तो लंबे समय तक घूमते रहते थे, उनको साल 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे, छात्रवृत्ति नहीं लगती थी, पढ़ाई पूरी हो जाती थी, पढ़ाई पूरी होकर के कहीं एडजस्ट भी हो जाते थे, छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, चक्कर काटते रहते थे। परंतु अब इस पारदर्शी तरीके से इसको ऑनलाइन जोड़ा है। और मैं ये बात बोलता हूँ, इसका लाभ कितना मिलता है? विपक्ष के जो लोग दुष्प्रचार करते हैं का पोर्टल की सरकार है, भाई पोर्टल घर बैठे व्यक्ति को समय पे लाभ दे रहा है, पारदर्शी तरीके से लाभ दे रहा है। पोर्टल के जब लोगों को लाभ मिल रहा है तो फिर उन्होंने उन्हीं को हटा दिया। ये तो वही वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर पोर्टल हटाने की विपक्ष बात करता है तो समझो भ्रष्टाचार की बात करता है। इस कारण से उनको बाहर करने का काम किया है। तो साथियों, यह छात्रवृत्ति 2.5 लाख 2,50,000 तक वार्षिक आय वाले जिन परिवारों की इनकम 2.5 लाख रुपए है, ऐसी समाज के परिवारों के 11वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक विद्यार्थियों को ये दी जाती है। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत पात्र विद्यार्थियों को ये जारी की गई है। और इससे पहले छात्रवृत्ति राशि वितरित करने की प्रक्रिया आप सब जानते हैं कि विभाग स्तर पर थी। विभाग स्तर वेरीफाई नहीं होता था, वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उसके कारण से भुगतान में देरी होती थी और कई तकनीकी विसंगतियों का सामना भी उनको करना पड़ता था। वो कह देते कोई ऑब्जेक्शन लग गया, ये पूरा कर, वो पूरा कर, वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए हमने ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आज के साथ ऑन बोर्ड ये कर दिया है। इससे भुगतान की प्रक्रिया सरल हुई है, पारदर्शी हुई है और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। तो साथियों, तीसरी जो आज योजना ऐसे परिवारों, क्योंकि जो परिवार इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करता है, आज हरियाणा प्रदेश के हमारे हर नागरिक जागरूक है और जब भी कोई इस प्रकार की बात होती है तो तुरंत इस पोर्टल के इन योजनाओं का लाभ लेता है। पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करके आज दिल्ली योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में यहाँ से पहुँची है। आज से पहले इस योजना में 64,098 परिवारों को 2,416 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की गई है। आज जारी की गई राशि जो आर्थिक सहायता आज पहुंचाई है, इसे मिलाकर के 69,775 परिवारों को 2,631 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता उन तक पहुंचाने का काम अब तक हमारी ये 11.5 वर्ष की सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार, साथियों, इसके ऊपर विश्वास जमा है। विश्वास जमा है तो ये लोग जो दुष्प्रचार करते रहते हैं, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वहाँ लोकसभा में खड़ा होकर के जेब में हाथ डाल लिया, जेब तो नीचे चला गया, तो फटी जेब थी, भाई थारी जेब में कुछ रहा नहीं है, थाने तो लूट लिया, सारा कुछ लूटा है। अब तो व्यक्ति के काउंट में जा रहा है पैसा, सीधा पैसा जा रहा है उसके अकाउंट के अंदर। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सरकार की जवाबदेही है। आदरणीय मोदी जी, यही ट्रांसपेरेंसी है, तभी गरीब व्यक्ति मोदी जी से प्रेम करता है, प्यार करता है। हमारी सरकार गरीब व्यक्ति को एक योजनाबद्ध तरीके से उसको सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये तो आरोप लगाते रहते हैं, 55 साल देश के ऊपर शासन किया, भाई जब तो तेरी आंखें खुली नहीं, देश पीछे चला गया, गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया इनके शासन में, तब तो अपने आप को मजबूत करने में लगे थे। अब भी देखिए क्या हालात हो रहे हैं, अब भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। कहा जी अगर इतना प्रेम कुर्सी से है
तो छोड़ देना चाहिए था। ये तो पब्लिक का मैंडेट है। तो वहीं अंबाला में नगर निगम चुनावों का प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है और सियासी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों और मेयर प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अंबाला में किए गए विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा आंकड़ों के साथ जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला पहुंचे। जनसभा में उन्होंने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी और सभी वार्ड पार्षदों के पक्ष में जनता से समर्थन की अपील भी की। में आप सबके बीच आने का मुझे ये अवसर मिला है। साथियों, आज हम सब यहाँ अंबाला के उज्जवल भविष्य का संकल्प लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज मैं अंबाला के नगर निगम के विकास की निरंतर गति और साथियों एक सशक्त, स्वच्छ और आधुनिक शहर के निर्माण के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए हमारी जो पूरी टीम आज आपके सामने खड़ी है, इनके लिए साथियों हम अंबाला को एक विकसित अंबाला बना सके, उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। कि पिछले समय में हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ इस मंत्र को साथियों आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात ये कहना चाहता कि अंबाला इसका जीता जागता ये उदाहरण है। अन्य पिछले 11 वर्षों में अंबाला में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान को नई गति देने की बात हो, पेयजल और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बात हो, साथियों ये बात भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और आपके विश्वास की ये ताकत का प्रमाण है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अंबाला में यहाँ पर इस क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र के लिए पिछले 11 वर्षों में 101 अनाउंसमेंट किया था, जिनमें से 73 काम पूरे कर लिए हैं, बाकी के ऊपर। तो वहीं हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार देना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि अध्यापक केवल शिक्षक नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के असली शिल्पकार है, जो उन्हें आकार देकर देश की असली पूंजी बनाते हैं। अंबाला छावनी में आयोजित स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इससे आपको बता दें, हमें इससे भागने के बजाय इसके साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को नई तकनीक में पारंगत करना स्कूलों की जिम्मेदारी है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। मैं हमेशा अध्यापक को शिल्पकार मानता हूं। जिस प्रकार से शिल्पकार को जैसी भी मिट्टी मिलती है उसको वो आकार देता है, उसी प्रकार से अध्यापक भी बच्चों को जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं उनको आकार देता है, उनको आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, उनको संस्कार देता है और उनको जैसा आज युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है,
तो वहीं प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। इसी कड़ी में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रेवाड़ी में बीजेपी प्रत्याशी विनीता पीपल के समर्थन में चुनाव प्रचार का अभियान कमान भी संभाला। साथ ही उन्होंने शहर के विभिन्न वार्डों में जनसभाएं की और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। रेवाड़ी के कुतुबपुर मोहल्ले में वेद ठेकेदार की अध्यक्षता में आपको बता दें आयोजित भव्य जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे बीजेपी के चुनावी माहौल का मजबूती मिलती नजर आई। वहीं इस दौरान मंच पर बावल विधायक और कृष्ण कुमार पटौदी विधायक, बिमला चौधरी, जिला अध्यक्ष वंदना पोपली सहित कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने पानीपत में आयोजित जनता दरबार के दौरान आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और अगर कोई अपराधी फोन पर धमकी देने की कोशिश करता है तो वह 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों, एसडीएम और जिला प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान किया कि वे माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रावधानों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाएं और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों का निपटारा मानवीय दृष्टिकोण के साथ करें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस अधिनियम और हरियाणा के संबंधित नियमों पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में राज्य भर के उपायुक्त, आपको बता दें एसडीएम, विधि विशेषज्ञ और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृद्धाश्रमों, वरिष्ठ नागरिक क्लबों और आपातकालीन आश्रम केंद्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और जिला स्तरीय हेल्पलाइन को और मजबूत किया जाए। साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी वृद्धा आश्रमों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं भिवानी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जीआरपी पुलिस को एक 6 साल का मासूम बच्चा अकेले घूमता हुआ मिला। बच्चे की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC भिवानी को सौंपा गया, लेकिन भिवानी में ओपन सेंटर होम की सुविधा न होने के कारण बच्चे को सुरक्षित रूप से जिन स्थित कलेश कला आश्रम भेज दिया गया है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन बच्चे के परिजनों की तलाश में जुटे हैं। तो वहीं भिवानी तोशाम रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां बापोड़ा गांव के पास तेज रफ्तार निजी बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाओं सहित कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार भिवानी से तोशाम जा रही प्राइवेट बस ओवर स्पीड में चल रही थी, तभी वह अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों में शामिल महिला सुनीता ने बताया कि बस चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। सुनीता को सिर और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई। उन्होंने बताया कि वह अपने 3 छोटे बच्चों के साथ अकेली रहती हैं और पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है। हादसे के बाद अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल हरियाणा संवाद की खबरों में इतना ही। बने रहिए RN टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।